तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे जंगल की है जहाँ जो भी जाता है वो वापस लौट के नहीं आता, क्योंकि वहाँ पर वनराची नाम की एक आत्मा रहती है जो उस जंगल को प्रोटेक्ट करती है, और जो भी उस जंगल में जाता है वो मारा जाता है। तो आखिर इंस्पेक्टर ऋषि कैसे इन मर्डर केसेस को सॉल्व कर पाएगा, यही देखेंगे आज की कहानी में, जो है प्राइम वीडियो पे रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री सीरीज जिसका नाम है इंस्पेक्टर ऋषि। इस सीरीज के टोटल 10 एपिसोड हैं। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो इस कहानी की शुरुआत होती है 20 साल पहले के समय को दिखाते हुए। कोयम्बटूर से 50 किलोमीटर दूर थेनकाडु के जंगल में हम एक कबीले को देखते हैं जो जंगल की गहराइयों में बस चुके थे और आज वो किसी त्योहार की तैयारी में लगे हुए थे। रात होते ही वो लोग तैयार होकर हाथों में मशाल लेकर जंगल के लिए निकल जाते हैं और अपने भगवान माता राची का नाम ले रहे थे। वो लोग एक गुफा में पहुंचते हैं जहां माता की मूर्ति थी। पूजा हो जाने के बाद सभी प्रसाद ग्रहण करते हैं और एक गहरे गड्ढे में आग लगाते हैं और सभी गांव वाले सर्कल में खड़े हो गए थे एक दूसरे का हाथ पकड़ के, और सभी लोग उस जलते हुए गड्ढे में कूद कर अपनी जान दे देते हैं, मतलब अपनी बलि देते हैं। जिसके बाद होता यह है कि जंगल में ही एक पेड़ के अंदर से एक राक्षस बाहर निकलती है जो काफी भयानक दिखने में थी। अब कहानी आ जाती है प्रेजेंट में और हम फॉरेस्ट ऑफिसर्स की एक टीम को देखते हैं, सत्या, इरफान और पुनीता, जो नदी पार करके हाथियों के इलाके में जा रहे थे। पहले तो हाथी उन्हें देखकर काफी चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जब उसे भरोसा हो जाता है कि इंसान उसके लिए खतरा नहीं है तो हाथी पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी वो लोग उस हाथी को ट्रैंकुलाइजर से बेहोश कर देते हैं और वहाँ एक डॉक्टर था जो देखता है कि हाथी के पैर में कांच के टुकड़े घुसे हुए थे। ये सब देखकर फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो ऑफिसर ऑर्डर देता है कि रिजर्व फॉरेस्ट के सारे इलाके को दोबारा से सफाई करनी होगी। रात में हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में घूम रहा था। उसका नाम है रॉबर्ट। वो एक फोटोग्राफर है और रास्ता याद रखने के लिए वो पेड़ों पर सफेद कपड़ा बांध देता है, लेकिन वहाँ उसे किसी के होने का एहसास होता है। फिर वहाँ पर वही राक्षसनी आ जाती है और अगले ही दिन वही तीनों फॉरेस्ट ऑफिसर जंगल में जाते हैं और देखते हैं कि पेड़ को गैर कानूनी तरीके से काटा गया है। वो लोग इसकी रिपोर्ट लिखते हैं, लेकिन तभी उन्हें पेड़ में मकड़ी के जाल में लटका हुआ एक डेड बॉडी मिलता है। ये रॉबर्ट है। कहानी जाती है कुछ दिन के बाद। कोयम्बटूर में हम सब इंस्पेक्टर आयनार से मिलते हैं जिसके घर में श्राद्ध हो रहा था, क्योंकि आयनार की दादी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कुछ लोग आयनार की पत्नी पर इल्जाम लगा रहे थे कि वो लड़की यमुना जब से इस घर में आई है तब से वो बुरी औरत की हालत बिगड़ने लगी थी। वो औरत तो काफी फिट थी, 70 साल की उम्र में भी। आयनार की माँ भी उसे कह देती है कि अपनी पत्नी को दोबारा इस घर में लाने की जरूरत नहीं है। आयनार को उसकी कलीग सब इंस्पेक्टर चित्रा का कॉल आता है और वो उसे थेनकाडु जंगल में होने वाले लोगों की मौत के बारे में बताती है। आयनार इस बात से भी गुस्सा था कि उसका प्रमोशन किसी और को मिल गया। अब वो लोग जंगल पहुंचते हैं और वहाँ वो इंस्पेक्टर ऋषि से मिलते हैं, जो दोनों से पूछते हैं कि जब तुम पहली बार इस क्राइम सीन पर आए थे तुम दोनों ने क्या ऑब्जर्व किया। वो आयनार से कहता है तुम शुरू करो। वो गुस्सा हो जाता और कहता है कि आप मेरा एग्जाम ले रहे हैं क्या। तो ऋषि उसे समझा देता है कि मेरा केस सॉल्व करने का एक तरीका होता है और जब मैं कोई केस में काम करता हूँ तो उसे सॉल्व करके रहता हूँ। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकता है। जिसके बाद आयनार बताने लगता है कि कल रात वो दोनों आए थे यहाँ क्राइम सीन को इन्वेस्टिगेट करने। ये डेड बॉडी रॉबर्ट नाम के आदमी का है और उसका शरीर किसी कीड़े की तरह एक बड़े से जाल में कैद था। वो बताता है कि अक्सर ऐसे जाल कीड़े तब बनाते हैं जब वो रिप्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इन जाल में तो कोई कीड़ा मिला ही नहीं। रॉबर्ट के शरीर को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वो खुद को ऊपर चढ़ाया होगा। चित्रा बताती है कि रॉबर्ट का कैमरा और बैकपैक डेड बॉडी से कुछ फीट दूर पर ही मिला। उसके बैग में कीमती गैजेट्स हैं, लेकिन किसी ने कुछ चुराया नहीं। मतलब जो खूनी है वो रॉबर्ट के कीमती चीजों के पीछे नहीं था, वो पैसों के पीछे नहीं था। पैर के आसपास पीले कनेर के फूल बिखरे हुए थे, लेकिन आसपास तो कनेर के पौधे तो है ही नहीं। 3 किलोमीटर रेडियस में कनेर का पौधा है ही नहीं। पीले कनेर में जहर होता है जिससे किसी को भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। फिर वहाँ पर फॉरेस्ट रेंजर सत्या पहुंच जाता है और उन तीनों को मीटिंग के लिए अपने साथ बुलाता है। ऋषि देखता है कि जंगल में उसके फोन में रिसेप्शन नहीं आ रहा था। वो लोग उस जगह जाते हैं जहाँ 2 महीने से रॉबर्ट रह रहा था। वो लोग वहाँ रॉबर्ट के डेथ के बारे में बात कर रहे थे और ऋषि सोच रहा होता है कि रात के समय बिना किसी फॉरेस्ट गार्ड के रॉबर्ट अंदर कैसे गया। सत्या कहता है कि शाम 6 बजे के बाद जंगल में कोई अलाउड नहीं है। ऋषि पूछता है जब वो अंदर गया तो कोई पेट्रोल गार्ड उसे देखा तो होगा। सत्या कहता है कि हमारे यहाँ लोग बहुत कम हैं बजट के वजह से, और इस साल तो हमारे यहाँ लोग काफी कम हैं। ऋषि
अपने टीम से कह देता है कि रॉबर्ट जिन जिन गांव वालों से मिला था उनकी लिस्ट मुझे चाहिए। इसके बाद चित्रा और आयानार गांव के लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और वो लोग होटल में आते हैं जहां रॉबर्ट हर दिन खाना खाने आया करता था। वो लोग रॉबर्ट के बारे में बात कर रहे थे और ये सुनकर एक वेटर बहुत ज्यादा डर रहा था। ऋषि जो बाहर खड़ा था वो ये ऑब्जर्व कर लेता है और दोनों से कहता है कि उस वेटर को पकड़ो क्योंकि इसका रॉबर्ट से कुछ तो कनेक्शन है। इसीलिए जब ऋषि उस वेटर को पकड़ने के लिए बोलता है तो वो लड़का भागने लगता है, पर किसी तरह वो तीनों मिलकर उस लड़के अब्दुल को पकड़ लेते हैं और उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाते हैं, जहां वो बताता है कि वो रॉबर्ट से बस एक दो बार ही मिला था। पूछने पर कि वो भागा क्यों तो वो कहानी बनाने लगता है कि आप लोगों का भरोसा क्या, रॉबर्ट के मर्डर के इल्जाम में आप लोग मुझे ही अंदर डाल दोगे। ऋषि रॉबर्ट के परिवार का तस्वीर उसे दिखाता है और कहता है कि इसके परिवार को मुझे जवाब देना है, रॉबर्ट को इंसाफ दिलाना मेरा काम है, तुम्हें फंसाना नहीं। वो पूछता है कि 5 अक्टूबर को तुम काम से जल्दी चले गए थे, क्यों? वो भी रात के 8 बजे। तुम खाने का पार्सल लेकर निकले थे, किसके लिए? अब्दुल कहता है मेरे पास कोई पार्सल नहीं था। ऋषि पूछता है तो उस रात तुम घर कितने बजे पहुंचे थे? अब्दुल कहता है मुझे नहीं पता। ऋषि कहता है तो फिर तेरे घर वालों से ही पता कर लेंगे। तब अब्दुल डर जाता है और कहता है मैं आपको सब सच बताता हूँ और बताने लगता है कि रॉबर्ट वेटर को सबसे ज्यादा टिप दिया करता था और अब्दुल रॉबर्ट का फेवरेट वेटर था। एक रात वो लोग जंगल में चले गए थे उल्लू को देखने के लिए, लेकिन उल्लू को ढूंढते हुए रॉबर्ट काफी अंदर चला गया था। अब्दुल डर गया था और उसने रॉबर्ट को समझाया, लेकिन रॉबर्ट नहीं माना। फिर एक अजीब सी आवाज आई बिल्कुल किसी उल्लू की तरह और रॉबर्ट जंगल में और अंदर चला गया। दोनों कुछ समय के बाद बिछड़ गए। रॉबर्ट फिर से उल्लू की आवाज सुनता है और वो अपने सामने वनराची को देख लेता है जो लाल साड़ी पहनी हुई थी और माथे में बड़ी बड़ी सींग, भयानक चेहरा। इसीलिए वो वहां से भाग गया, ये सोच करके कि रॉबर्ट भी भाग गया होगा, लेकिन रॉबर्ट मर गया। फिर हम 2 फॉरेस्ट ऑफिसर सेल्वी और कैथरीन को देखते हैं जो जंगल में जा रहे थे और सेल्वी के पेट में दर्द होने लगता है और कहती है कि मेरा पीरियड 1 हफ्ता पहले आ गया और वो कैथरीन से नैपकिन मांगती है और चेंज करने के लिए पेड़ के पीछे चली जाती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और सेल्वी का पैर एक ट्रैप में फंस जाता है। कैथरीन तुरंत अपने रेडियो से कांटेक्ट करती है और मेडिकल टीम को यहाँ आने के लिए कहती है और तभी उनके सामने वनराची आ जाती है, जिसे देखकर सेल्वी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। अब एक फ्लैशबैक में हम ऋषि को देखते हैं जो एक सीरियल किलर से लड़ता है और उसे मार डालता है और वहाँ एक लड़की भी थी जो बहुत बुरी हालत में थी। ऋषि ने उस किलर को मार के इस लड़की को बचा लिया। सारे ऑफिसर्स ऋषि के बारे में बात कर रहे थे और वो लोग बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि ऋषि अकेला चला गया उस सीरियल किलर से लड़ने के लिए। इसमें उस लड़की को खतरा भी हो सकता था। वो लोग ऋषि को आगे केस सौंपना नहीं चाहते थे क्योंकि ऋषि को तो एक आंख से दिखाई भी नहीं देता। देखते हैं कि ऋषि अपने एक आंख में नकली आंख लगाता है। कहानी आ जाती है प्रेजेंट में और सेल्वी अपनी दोस्त से कहती है कि उसके सामने कोई तो है और जैसे ही कैथरीन टॉर्च सामने करती है तो उसे वनराची दिखाई देता है। अब सुबह में वो दोनों इस बारे में फॉरेस्ट ऑफिसर सत्या को बताते हैं तो वो यकीन नहीं कर रहा था। सेल्वी कहती है वनराची वहाँ पर थी। ये सब सुनकर सत्या दोनों को डांटने लगता है और कहता है कि अगर ये अफवाह तुम लोग फैलाते रहोगे तो दोनों को सस्पेंड कर दूंगा। इरफान सत्या को समझाता है कि इन दोनों पर मत चिल्लाइए, वैसे भी हमारे पास लोग कम हैं, अगर ये लोग भी चले गए तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। ऋषि, आयानार और चित्रा हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ रॉबर्ट की बॉडी को भेजा गया था। डॉक्टर बताती है कि हमने चेक किया लेकिन रॉबर्ट के शरीर के अंदर कनेर के फूल के पॉइजन नहीं थे। वो कहती है कि कोई और पॉइजन हो सकता है, इसलिए हमने टेस्ट के लिए बॉडी को भेज दिया है। सांप, बिच्छू इन सब का जहर भी बॉडी में नहीं था। ऋषि समझ जाता है कि रॉबर्ट का मर्डर हुआ है। और उस ककून की बात की जाए, मतलब उस जाली की बात की जाए, तो डॉक्टर बताती है कि उसमें कोई प्लास्टिक या कोई ग्लू नहीं मिला, मतलब वो ककून बिल्कुल ऑर्गेनिक था, उसे किसी कीड़े ने बनाया था। ऋषि अपने टीम से बात करता है और उनसे पूछता है कि क्या कभी पहले ऐसा मर्डर यहाँ हो चुका है, वैसे भी कोई एक मर्डर करने के लिए इतना मेहनत क्यों करेगा। और इस केस के बारे में बात करने के लिए ऋषि चला जाता है सत्या से मिलने। ऋषि उसे पूछता है कि तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो, तो वो कहता है 4 साल से। सत्या उसे एक मैडम से मिलाता है जो फॉरेस्ट ऑफिस में काम करती है और बताती है कि 5 साल पहले बाला नाम का एक ट्रक ड्राइवर हुआ करता था। उसका भी एक दिन अपने गाड़ी से कंट्रोल खो गया था और पेड़ से टकरा गया था, जिसमें पेड़ की टहनियां उसके शरीर के आर पार हो गई थी और बाला की मौत हो गई थी। अगले दिन उसके बॉडी
बॉडी मिली ककून में लिपटी हुई। पहले तो उन्हें नहीं लग रहा था कि रॉबर्ट और बाला के डेथ में कोई कनेक्शन है। उन लोगों को कोई एविडेंस भी नहीं मिला, इसीलिए उन्हें ये लगा था कि ये मर्डर हो सकता है। इसके बाद हम सेल्वी और कैथरीन को देखते हैं और सेल्वी अपना बैग पैक कर रही थी क्योंकि वो यहाँ से जाने वाली थी। और वो कैथरीन से बोलती है कि तुमने ऑफिसर को क्यों नहीं बताया, तुमने भी तो उस वनराची को वहाँ देखा। सबके सामने मेरा मजाक बन गया। और कहती है कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। वो कैथरीन से बोलती है कि तू भी मेरे साथ चल, जब तक तुझे कोई दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती मेरे साथ ही रहना। लेकिन कैथरीन बोलती है मैं यहीं रहूंगी। कैथरीन का इस दुनिया में कोई नहीं है और वो एक ऑर्फनेज में पली बड़ी है और वो एक मदर से काफी करीब थी, लेकिन उसे पता चलता है कि मदर हॉस्पिटल में एडमिट है। वो उनसे मिलने जाती है और रोने लगती है। कहती है कि अगर आप मुझे छोड़कर चली जाओगी तो मैं फिर से अनाथ हो जाऊंगी। मगर मदर उसे समझाती है कि जब तक भगवान है तुम अनाथ नहीं हो। आयनार बाला के ससुर से बात करता है और वो बूढ़ा आदमी कहने लगता है कि उसका दामाद ना दारू पीता था ना ज्यादा स्पीड में ट्रक चलाता था, पता नहीं एक्सीडेंट कैसे हो गया। ऋषि बाला की पत्नी से बात करता है और वो भी बताती है कि उसका पति सब्जी फल यही सब लेकर जाया करता था। वो रोने लगती है अपने पति को याद करके कि उसका पति बहुत ही अच्छा इंसान था, आज तक कभी वो उसके ऊपर गुस्सा नहीं हुआ, अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता था। ऋषि उसे पूछता है कि आप दोनों में इतना प्यार था तो आपको बाला के बर्ताव में कुछ अजीब नहीं लगा। थोड़ी देर सोचने के बाद वो औरत कहती है कि एक्सीडेंट के एक हफ्ते पहले उसे नींद नहीं आती थी, उसे डरावने सपने आते थे जैसे कि किसी औरत की आत्मा उसके पीछे पड़ गई हो। वो तो हवन भी करवाने वाला था लेकिन उससे पहले ही वो मर गया। गांव वाले भी यही कहते हैं कि बाला का बर्ताव बहुत ही अजीब हो गया था। वो तो बस यही कहते रहता था कि जंगल की आत्मा उसके पीछे पड़ी हुई है। ऐसी बातों पर कौन ही विश्वास करता है। ऋषि अपनी टीम के साथ एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक आदमी कुदरती आत्माओं के बारे में बात कर रहा था कि लोग इन आत्माओं को पूजते हैं, किसी को भक्ति के भाव से, किसी को डर के वजह से, क्योंकि इनमें से सभी आत्माएं अच्छी नहीं होती। कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो इंसानों को कष्ट देती हैं। वनराची उन्हीं में से एक है। वो वन की रक्षा करती है। यहाँ हम ऋषि को देखते हैं जो एक लड़की को हलुसिनेट करता है। थेनकाडू जंगल के सामने एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, लेकिन जितने भी मजदूर आने वाले थे उनमें से बस 4-5 लोग ही आते हैं। इससे ठेकेदार काफी परेशान हो जाता है और सुपरवाइजर कहता है कि जब से जंगल में फोटोग्राफर की मौत हुई है जंगल में रहने वाले लोग आत्माओं से डरने लगे हैं, इसीलिए कोई काम पे आता ही नहीं। इसके बाद रात में जंगल में हम एक प्रेग्नेंट औरत संगीता को देखते हैं जो एक छोटी लड़की के साथ जा रही थी। आपस में दोनों बातें कर रहे थे। फिर वो दोनों एक बूढ़ी औरत से मिलते हैं जो संगीता से कहती है कि तुम तो प्रेग्नेंट हो, अगर वनराची तुम्हारे बच्चे को सूंघ लेती है तो वो उसे लेने के लिए आ जाएगी। वो भी पहले एक इंसान ही थी जो अपनी उम्र के पहले ही मर गई, उसे माँ बनने का सुख नहीं मिला, इसीलिए वो बहुत गुस्से में रहती है। वो लोग इस बात को अनसुना करके आगे बढ़ने लगते हैं और वो औरत उस लड़की को उसके घर छोड़ देती है। और जब वो अपने घर के लिए आगे बढ़ती है तो उसे झाड़ियों में से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। वो एक पेड़ के ऊपर वनराची को बैठा हुआ देखती है। ये देखकर वो उल्टे पैर भागती है और जल्दी जल्दी अपने घर आती है, लेकिन तभी कोई उसका दरवाजा खटखटाने लगता है। ये देखकर वो बहुत डर गई थी। उसका पति अंदर कमरे से चिल्लाने लगता है और जैसे वो दरवाजा खोलकर अंदर जाती है उसका पति गायब हो गया था और ऊपर का छत टूटा हुआ था। वो गर्भवती औरत का पति खुद को जंगल में पाता है और उसके सामने वनराची आ जाती है और उसे मार देती है। अब सुबह होते ही ऋषि, अयनार और चित्रा उस गर्भवती औरत के घर पहुंच जाते हैं और हॉस्पिटल से पता चलता है कि संगीता अभी स्टेटमेंट नहीं दे सकती क्योंकि उसकी कंडीशन क्रिटिकल है। चित्रा गांव वालों से बात करने के बाद बताती है कि वो गर्भवती औरत संगीता इतनी डर गई थी कि वो बेहोश हो गई थी और वो कह रही होती है कि वनराची उसके बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, लेकिन बच्चे के बजाय वो उसके पति को उठा के ले गई। अब ऋषि अपना थ्योरी बताता है और कहता है कि किडनैपर संगीता के आने से पहले ही घर में पहुंच चुके थे और उनका टारगेट संगीता का पति ही था। संगीता का पति इकाम्बरम अभी जिंदा हो सकता है और उन्हें तुरंत उसे ढूंढना होगा। इसके बाद पुलिस की टीम और फॉरेस्ट ऑफिसर्स की टीम डॉग्स को लेकर जंगल में सर्च करने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। एक जगह पहुंचकर कुत्ते भौंकने लगते हैं और तभी उन्हें एक भयानक चीख उन्हें सुनाई देती है और कुछ समय के बाद ऋषि को एक पेड़ से लटका हुआ ककून मिलता है जिसमें संगीता का पति एकाम्बरम होता है। डॉक्टर उस ककून को खोलती हैं और बताने लगती हैं कि रॉबर्ट की भी शरीर बिल्कुल इसी तरह स्टिफ थी। तभी वाइब्रेशन का आवाज आने लगता है मगर किसी का फोन नहीं बज रहा था। डॉक्टर देखती है कि इस डेड बॉडी के गले में से कुछ तो हिल रहा है। तभी उसके मुंह में से बहुत सारे कीड़े बाहर निकलने लगते हैं। एक एक्सपर्ट उस कीड़े को देखकर काफी खुश हो गया था क्योंकि ये कीड़ा काफी सुंदर दिखने में था। वो कहता है कि ये कीड़े अपने सामने के दोनों पैरों से सिल्क बनाते हैं
हैं। ऋषि डॉक्टर से पूछता है क्या इन कीड़ों को डेड बॉडी के ऊपर ककून बनाने के लिए ट्रेन किया जा सकता है। एक्सपर्ट कहता है कि ट्रेन करना तो नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अब डीएसपी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं और ऋषि उनके सामने सारे केसेस की ब्रीफिंग देता है और कहता है जिन भी 3 लोगों की मौत हुई है वो तीनों कनेक्टेड हैं और हमें पता लगाना होगा कि कनेक्शन है क्या। डीसीपी पूछते हैं क्या तुम श्योर हो कि इन सारे किलिंग्स के पीछे एक गैंग का हाथ हो सकता है। ऋषि बताता है क्योंकि डेड बॉडी सभी एक ही कंडीशन में मिले थे और डेड बॉडी को छुपा के नहीं रखा गया, मतलब वो चाहते हैं कि हम इन डेड बॉडी को आराम से ढूंढ लें। इसके बाद हम एक औरत को देखते हैं जो अपने खिलौने का दुकान चलाती है और वना राची के पुतले में वो लाल कपड़ा लपेट रही थी। एक छोटी बच्ची जया उस डॉल को देख रही थी और वो औरत उसे गुड़िया देने वाली थी, लेकिन जया की माँ उसे वहाँ से ले जाती है। जया घर के बाहर खेल रही थी तो उसकी माँ उसे अंदर बुलाती है, कहती है बाहर जहरीले बिच्छू घूमते हैं, अंदर आ जाओ। लेकिन कुछ समय के बाद वो देखती है कि उसकी बेटी जया बाहर थी ही नहीं। वो जब अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो जया अंदर ही थी और वो किसी से बात कर रही थी। उसकी माँ पूछती है तुम किससे बात कर रही हो। जया कहती है किसी से नहीं, क्योंकि कमरे में और कोई था ही नहीं। पर हम देखते हैं कि जया के कमरे में वना राची का पुतला रखा हुआ था। आधी रात के समय जया के मम्मी पापा जाग जाते हैं क्योंकि बाहर से कुछ भयानक आवाज आ रही थी। अब उनका घर जंगल के करीब था तो उन्हें लग रहा था जंगली जानवरों की आवाज होगी। फिर भयानक आवाज आती है और जया के पापा घबरा जाते हैं। वो औरत देखती है कि उसका पति किसी को घूर रहा था और वो कुछ और नहीं बल्कि वना राची का पुतला था। उन्हें लग रहा था कि उनके घर पे किसी ने जादू टोना किया है और वो उस पुतले को जला देते हैं, लेकिन ऊपर बैठी वना राची गुस्से में ये देख रही थी। इसके बाद हम गांव में एक क्लिनिक को देखते हैं और वहाँ का डॉक्टर मदुराई जाने वाला था। उसकी बेटी यमुना उसे पूछती है आप कब तक आएंगे, तो उसके पापा उसे जवाब नहीं देते और चले जाते हैं। और दूसरी लड़की कहती है आने में 2-3 दिन तो लगेंगे ही। और ये यमुना कोई और नहीं बल्कि वही है जिससे आयनार की शादी हुई थी, लेकिन यमुना को घर से निकाल दिया गया। इसलिए यमुना के पापा काफी गुस्से में रहते हैं। यमुना काफी नाराज थी कि लोगों को लगता है कि उसके वजह से ही आयनार की दादी इस दुनिया से चली गई। आयनार कहता है तुम्हारी कुंडली ठीक करने के लिए मैंने पंडित से बात कर ली है, लेकिन यमुना कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। चित्रा जब घर आती है तो लड़के वाले उसे देखने के लिए आए थे। लड़के का नाम है राजेश, जो काफी अच्छी सरकारी नौकरी भी करता है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चित्रा पुलिस की नौकरी करती है, लेकिन चित्रा को शादी में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। चित्रा और आयनार एक साथ बैठे हुए थे और अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे थे और चित्रा बताती है वो शादी नहीं करना चाहती और आयनार के घर में उसकी पत्नी यमुना आ नहीं सकती और वो दोनों ऋषि के बारे में बात करने लगते हैं। कहते हैं कि ऋषि एक नंबर का मतलबी इंसान है, हम लोगों से ढंग से बात भी नहीं करता, लेकिन फॉरेस्ट ऑफिसर से हंस हंस के बात करता है। फिर हम ऋषि के एक फ्लैशबैक को देखते हैं जब वो अपनी गर्लफ्रेंड वीजी के साथ था। वो उसे बता रहा होता है कि उसे केस के सिलसिले में जाना होगा और वो अंडर कवर रहकर काम करने वाला है, इसलिए शायद 2-3 महीने दोनों मिल नहीं पाएंगे। वो वीजी को कह देता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मूव ऑन कर जाना, मेरे लिए इंतजार मत करना, तुम खुशी डिजर्व करती हो। वीजी कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मुझे खुद से दूर करने की कोशिश मत करो, और कहती है अगर मर भी गई तो भी भूत बनकर तुम्हें परेशान करूंगी। मतलब कि ऋषि जिस लड़की को हेलुसिनेट शुरू से कर रहा था वो उसकी गर्लफ्रेंड वीजी है। एक औरत को देखते हैं जो रात में अपने दुकान को बंद करके वापस अपने घर की ओर जा रही थी, लेकिन तभी एक आदमी उसका पीछा करने लगता है। घबराते हुए वो जल्दी अपने घर आ जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है, लेकिन तभी उसे बाहर किसी के होने का एहसास होता है। जैसे वो पीछा करने वाला आदमी उसके घर तक पहुंच जाता है, वो खिड़की से देखता है वो औरत पोजेस्ड हो चुकी थी। सत्य अपने साथी इरफान के घर आता है और वो इरफान के बच्चों के लिए फल और पौधे लेकर आया था। वो अंदर जाकर खाना खाता है और वहाँ पर इरफान की पत्नी भी उस भूतनी के बारे में बात करने लगती है। इरफान कहता है ऐसी बेकार की बातें मत करो, मैंने तो जंगल में एक ही भूतनी को देखा है और वो है तुम, जिस पर सभी हंसने लगते हैं। फिर हम आयनार को देखते हैं जो थेनकडू जाने के लिए तैयार हो रहा था और वो चित्रा से बात कर रहा था जो बताती है कि मुझे फिलहाल ऑफिस में ही रहकर कुछ पेपर वर्क करना है। जब ऋषि और आयनार थेनकडू के लिए निकल पड़ते हैं तो गाड़ी में आयनार ऋषि से पूछता है कि आपको भूत प्रेत पर यकीन है। वो आगे बोलने लगता है कि कैसे वो कुत्ते अचानक वहां भौंकने लगे थे, फिर वो शांत हो गए। फिर वो इस केस के बारे में बात करता है और बताता है कि जैसे हर भगवान की एक सवारी होती है जो जानवर ही होता है, ठीक वैसे ही वना राजी की भी एक सवारी है जो जाले बनाते हैं। ऋषि आयनार से पूछता है तो फिर तुम रिपोर्ट में क्या लिखोगे कि ये सब मर्डर उस भूतनी ने किया है। अब वो लोग आखिरकार गेस्ट हाउस पहुंच जाते हैं और वहाँ उन्हें बहुत ही अजीब नजारा देखने को मिलता है कि सत्या एक सांप को पानी पिला रहा था। सत्या उन दोनों को गेस्ट हाउस में सेटल करवा देने
के बाद जाने वाला था, लेकिन ऋषि उसे रोकता है और पूछता है कि तुम्हारी फॉरेस्ट ऑफिसर थी जो जंगल में ट्रैप में फंस गई थी और उसने वनराची को देखा था, ये बात तुमने क्यों नहीं बताई मुझे। सत्या कहता है ऐसे तो बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि उन्होंने जंगल में वनराची को देखा, लेकिन अब तक सत्या को वो नहीं दिखी है। फिर वहां पर ऑफिसर कैथरीन आ जाती है जिसे ऋषि देखते ही रह जाता है, जैसे उसे लव एट फर्स्ट साइट हो गया हो। सत्या ऋषि से कहता है कि अगर तुम्हें जंगल जाना हो या कोई भी जरूरत हो तो कैथरीन से कहना, ये इंतजाम कर देगी। रात में अयानार अपनी पत्नी यमुना को कॉल करता है और यमुना बहुत गुस्से में थी, लेकिन अयानार कहता है मेरे परिवार वाले गुस्से में रहेंगे तो चलेगा, लेकिन तुम तो कम से कम मुझसे बात किया करो। यहाँ हमें पता चलता है कि चित्रा लेस्बियन है और वो सोशल मीडिया पर एक लड़की हीरा के फोटोज को देख रही थी और गलती से उसे लाइक कर देती है। तभी हीरा उसे वीडियो कॉल कर देती है और हीरा कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बताती है कि कोयम्बटूर में मेरा एक इंटरव्यू है और क्या मैं तुम्हारे साथ 1-2 दिन के लिए वहाँ रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे होटल में रहना उतना सेफ नहीं लगता। चित्रा कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम आ सकती हो। अगले दिन ऋषि और अयानार जंगल के लिए निकलते हैं तो कैथरीन वहाँ आ जाती है और कहती है कि आप लोगों को मैं लेकर जाऊंगी। रास्ते में वो बताने लगती है कि वो यहीं से है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2019 से काम कर रही है। ऋषि उसे पूछ रहा था कि जब सेल्वी ट्रैप में फंस गई थी तब तो तुम भी थी उसके साथ, क्या देखा तुमने। कैथरीन कहती है कि मैंने तो एक परछाई को देखा, कोई जानवर भी हो सकता है। दोनों जाते हैं संगीता के पति एकाम्बरम के कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑफिस में और वहाँ ऋषि दूसरा फोन ढूंढ रहा था जो एकाम्बरम अपने काम के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन उस फोन के बारे में तो असिस्टेंट को भी नहीं पता था। लेकिन तभी ऋषि को एक सीक्रेट ड्रॉयर मिलता है जिसके अंदर वही फोन था। फिर वो तीनों जंगल के पास कंस्ट्रक्शन साइट में जाते हैं जहाँ मजदूर काम करने से डरते थे। ठेकेदार बताता है कि कोई काम करने नहीं आता, शायद यहाँ जो काम चल रहा है ये बंद हो जाएगा। ऋषि जंगल के अंदर चला जाता है जहां से रोड को बनना था, लेकिन तभी सभी पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और कैथरीन भी ऋषि को लेकर एक पेड़ के पीछे आ गई थी और उसे कहती है चुप रहने। तभी वहां से एक जंगली जानवर गुजरता है। तभी वहां पर बारिश होने लगती है और वो लोग एक शेल्टर के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऋषि की नजर जाती है कैथरीन पर जो बारिश का मजा ले रही थी और फिर उसी के सामने ऋषि अपना आंख निकाल कर पानी में धोने लगता है और उसे लगा लेता है। ये देखकर कैथरीन हैरान हो गई थी। वो तीनों हॉस्पिटल आते हैं और चित्रा उन्हें बताती है कि संगीता को होश आ गया है, लेकिन उसका बच्चा मर गया जो उसके पेट में था। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब ऋषि अपने दोस्तों के साथ बार में होता है और उसके सभी पुलिस दोस्त भी वहीं थे। कह रहे होते हैं कि ऋषि और उसकी गर्लफ्रेंड वीजी का झगड़ा हो गया, लेकिन जल्द ही दोनों का पैचअप भी हो जाता है। मगर ऋषि कहते हैं कि अब तो 2 महीने हो गए, मैं उसे नहीं मिला। तभी ऋषि को उसकी गर्लफ्रेंड वीजी का कॉल आता है जिसे ऋषि इग्नोर कर रहा था, लेकिन आखिरकार वो कॉल को उठाता है और वीजी उससे बहुत गुस्से में थी कि वो उसे मिलने नहीं आता, लेकिन ऋषि उसे बात करना नहीं चाहता था। फिर वो वीजी को सामने ही खड़ा देखता है और वो फोन में बोलती है कि अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आओगे तो मैं किसी गाड़ी के सामने कूद जाऊंगी। ऋषि इसी ख्यालों में डूबा हुआ था और कैथरीन ऋषि को आकर डरा देती है क्योंकि वो खाना लेकर आ गई थी। ऋषि चिल्ला देता है कि तुम लोग इस तरह से डराते क्यों हो। फिर वो माफी मांगता है क्योंकि कैथरीन तो उसके लिए सिर्फ खाना लेकर आई थी। वो उसे चाय पिलाती है जो ऋषि को बहुत पसंद आता है। कैथरीन ऋषि से उसके आंख के बारे में पूछती है कि ये कैसे हुआ, तो वो बताता है कि 3 साल पहले एक हादसा हुआ था, एक बुलेट उसके आंख के पास से निकल गई। वो कहता है एक आंख ना होने के वजह से उसे कुछ देखने में डेप्थ नहीं मिलता, मैं चीजों से टकराता रहता हूँ, इसलिए मुझे दोबारा से सब कुछ सीखना पड़ा, चलना, दौड़ना, स्विमिंग करना। फिर कैथरीन भी अपना एक आंख बंद करके चलती है और वो टेबल से टकरा जाती है और ऋषि से कहती है ये तो सच में काफी मुश्किल है। फिर हम जया के पापा को देखते हैं जिसने वनराजी के डॉल को जला दिया था। वो अपने घर में पूजा करने वाला था, इसीलिए वो अपने घर जाने के लिए निकलता है और वो एक टी फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है वनराजी उसके सामने आ जाती है। सत्या को देखते हैं जो अपने घर के सामने पक्षियों को दाना डाल रहा था। फिर एक नीली रंग की पक्षी आती है जो दाना खाने लगती है, जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। फिर सारे फॉरेस्ट ऑफिसर को पता चलता है कि एक हाथी को मार दिया गया है और उसकी बॉडी भी गायब है। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि कुछ लोग एक मरे हुए हाथी के दांत को काट रहे थे। एक लड़का उन्हें आकर बता देता है कि फॉरेस्ट ऑफिसर करीब आ चुके हैं। ऋषि को जया के पापा रति नाम का डेड बॉडी मिल जाता है, बिल्कुल वैसे ही कंडीशन में जिस तरह उन्हें पहले डेड बॉडीज मिले थे, जाली में लिपटी हुई। उन्हें पता चलता है कि रति नाम टी फैक्ट्री से घर नहीं गया था, उसकी गाड़ी अभी भी फैक्ट्री के बाहर ही है। अयानार और ऋषि रति नाम के छोटे भाई से मिलते हैं जो बताता है कि वो आखिरी बार रति नाम को दोपहर 2 बजे देखा था। उसके बाद वो शहर चला गया एक डीलिंग के लिए। वहाँ वो होटल में रह रहा था और जब खबर पहुंची कि उसका भाई मर गया है तो वो यहाँ आया।
अयानार उसे पूछता है कि तुम किस होटल में रुके थे, उसका नाम लिखो, और पूछता है कि तुम्हें किसी पर शक है। वो कहता है नहीं, और उसे बार बार किसी का फोन आ रहा था। ऋषि उसे कहता है कि तुम्हें 3 बार किसी का कॉल आया है, वो भी एक ही आदमी का, मेरे सामने बात करो। देखते हैं कि उसे उसी आदमी का कॉल आ रहा था जो जंगलों में जानवर का शिकार करता है, और वो रति नाम के छोटे भाई से कह देता है कि अगर आज मुझे पैसे नहीं मिले तो बहुत बुरा होगा। रति नाम के गाड़ी के ऊपर एक बाल मिलता है जिस पर ऋषि कहता है कि ये बाल काफी लंबा है, हो सकता है ये मर्डरर का हो, और वो इसे लैब भिजवा देता है। जंगल में हर तरफ फॉरेस्ट ऑफिसर देखते हैं कि कैमरा टूटा हुआ है। ऑफिसर सब कुछ सत्या को रिपोर्ट करती है और सत्या उस मेमोरी कार्ड अपने कंप्यूटर में लगाकर चलाता है तो उसमें उन्हें वनराची दिख जाती है। और जब पुलिस रति नाम के घर पहुंचती है तो वहां ऋषि जया को देखता है जो बाहर मिट्टी खोद रही थी। अयानार को फ्लोर में कुछ बना हुआ मिलता है, एक भयानक ड्राइंग, जिसे देखकर अयानार पूछता है कि यहाँ कोई पूजा हुई थी क्या। तो जया का भाई जगन बताने लगता है कि पापा को लगता था कि उन पर किसी ने काला जादू कर दिया है। ऋषि जया से जाकर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो, तो वो कहती है दिख नहीं रहा, गड्ढा खोद रही हूँ किसी को दफनाने के लिए। और वो वनराजी का पुतला निकालती है और कहती है कि इन्हें गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो मेरे पापा को लेकर चली गई, इसे मैं दफना देती हूँ, पूजा करूंगी तो वो मेरी माँ और मेरे भाई को कुछ नहीं करेगी। इसके बाद पुलिस पहुंच जाती है उस औरत के घर जो डॉल्स बेचती थी, और वहां उनकी नजर जाती है वनराची के पुतले पर। पुलिस पूरे घर की छानबीन कर रही थी और वहां उन्हें एक बड़ा सा संदूक मिलता है जिसके अंदर उन्हें वनराची के जैसा ही कॉस्ट्यूम मिलता है। अब ये समझ करके कि ये औरत वनराची बनकर लोगों को डराती है, वो उसे अरेस्ट कर लेते हैं। वो उसे पूछताछ करते हैं और वो औरत बताती है कि उसका नाम मंगाई है और उसके पिता भी इसी गाँव में रहते हैं, लेकिन कई साल से उनकी बात नहीं हुई। वो मंगाई को मरे हुए लोगों की फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं क्या ये लोग तुम्हारे दुकान पर आए थे। मंगाई कहती है आए होंगे, मुझे उतना याद नहीं, वैसे भी इन सब से मेरा क्या लेना देना। ऋषि पूछता है कि रति नाम की बेटी के पास वनराजी का गुड़िया कैसे पहुंचा, पूरे गांव में तुम ही हो जो वो गुड़िया बनाती है। मंगाई कहती है कि वो लड़की हमेशा मेरे दुकान के पास आती थी, लेकिन उसकी माँ कभी ये गुड़िया खरीद कर उसे देती नहीं थी, और एक दिन वो लड़की खुद आकर गुड़िया को खरीद कर लेकर गई, उसके घर में कभी नहीं गई। ऋषि को लगता है कि मंगाई जंगल में वनराजी बनकर सभी को डरा रही है और पूछता है कि तुम्हारे ग्रुप में कौन कौन है। मंगाई कहती है कि ये मेरे ड्रामा का कॉस्ट्यूम है, मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ, अगले महीने एक ड्रामा होने वाला है जिसका नाम है वनराची। ऋषि जाकर सत्या से मिलता है जो बताता है कि उन्होंने 2 लोगों को अरेस्ट किया जो जंगल में छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते थे और उनका मीट ऑनलाइन बेचते थे। सत्या ऋषि को वही वीडियो दिखाता है जिसमें वनराची पेड़ से नीचे आ रही थी, जिस पर ऋषि कहने लगता है कि ये तो या तो कोई जिम्नास्टिक है या फिर जो रस्सी के ऊपर चल सकती है। फिर वो दोनों केस के बारे में बात करते हैं कि ये केस तो और उलझते जा रहा है। सत्या बताने लगता है अपने मम्मी पापा के बारे में और वो पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे वो लोग एक साथ बैठकर मूवी देखा करते थे। फिर वहां पर नीली चिड़िया पहुंच जाती है। सत्या ऋषि के हाथ में दाना डालता है तो वो चिड़िया उसके हाथ में बैठकर दाना खाने लगती है। कुछ समय पहले हम देखते हैं कि एक आदमी भेड़ बकरी वाले फार्म में जाता है और वो आदमी सेल्वन से कहता है कि मुझे एक और बकरी चाहिए। गांव के मुखिया सभी गांव वालों को समझाते हैं कि वो सभी वनराजी को पकड़ने के लिए ऐसा कुछ भी ना करे जिससे फॉरेस्ट ऑफिसर और पुलिस इंस्पेक्टर को दिक्कत हो मर्डर केस सॉल्व करने में। सेल्वम मुखिया से बात करता है और कहता है कि वो अपने मालिक की तरह खुद का एक फार्म खोलना चाहता है जिसके लिए वो मुखिया से पैसे मांगता है, मगर वो कहता है मैं बाद में आऊंगा। मुखिया से मिलने के लिए ऋषि पहुंच जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि गांव के मुखिया ही मंगाई के पिता हैं। मंगाई की माँ भी कहने लगती है कि मेरी बेटी को डांस करना बहुत पसंद था, उसने बहुत इनाम भी जीता है, लेकिन उसके पापा को ये सब पसंद नहीं था क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियाँ ये सब नहीं करती। मंगाई की माँ ऋषि से कहती है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करेगी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, उसे छोड़ दीजिए। दूसरी तरफ हम अयानार और चित्रा को देखते हैं जो थिएटर में पहुंच जाते हैं जहां मंगाई ड्रामा करती थी और वहां की लीड डांसर मंगाई है, और यहाँ से जो भी पैसा कमाई होता है वो लोग एनजीओ को दे देते हैं। और यहाँ जो ड्रामा चल रहा था वो वनराची के बारे में है। वो औरत बताने लगती है कि वनराची को ना स्वर्ग में जगह मिला ना इंसानों की धरती पर, इसीलिए वो हमेशा भटकते रहती थी। अगली सुबह ऋषि जॉगिंग करते हुए जंगल आ जाता है और वहाँ वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को देखता है और वहाँ कैथरीन भी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर हाथ हिलाते हैं और वो कहती है कि हम पौधे लगाने जा रहे हैं। वो ऋषि के पास आती है तो देखती है कि उसके गले पर जोंक लगे हुए थे, इसलिए वो तुरंत जोंक को हटाती है और दवाई लगाती है। कुछ समय के लिए दोनों के बीच रोमांटिक मोमेंट बन गया था और वो दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, लेकिन तभी ऋषि को कुछ होने लगता है और उसके सामने उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड विजी उसे दिखाई देने लगती है। इसलिए वो चिल्लाकर कैथरीन से कहता है तुम यहाँ से जाओ, और वो डर कर वहाँ से चली जाती है।
अब हम फिर से चेन्नई 3 साल पहले के समय को देखते हैं। बार में ऋषि वीजी को समझा रहा होता है कि तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वीजी बहुत रोने लगती है क्योंकि किसी कारण के वजह से ऋषि उसे बात नहीं कर रहा था। उस बार में ऋषि अपने साथी पुलिस ऑफिसर्स के साथ आया हुआ था। फिर वहाँ पर कुछ लोगों के साथ उनकी गन फाइट शुरू हो जाती है। आवाज सुनकर वीजी अंदर आ जाती है और उसे गोली लग जाती है और वही गोली ऋषि के आंख को छू कर निकल जाती है। वीजी वहीं मर जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि चित्रा की दोस्त हीरा कोयम्बटूर आ जाती है और उसे लेने के लिए चित्रा आई हुई थी। हीरा चित्रा के घर आती है और चित्रा हीरा को एक वाइन चेन गिफ्ट करती है जिसे वो वहीं टांग देती है। हीरा चित्रा को साड़ी गिफ्ट करती है और चित्रा कहती है मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी, इसीलिए वो चित्रा को साड़ी पहनना सिखाती है, जिसमें दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ गए थे। और अचानक चित्रा हीरा के होठों को चूम लेती है। हीरा पीछे हट जाती है और पूछती है ये तुमने क्या किया। चित्रा माफी मांगती है और बाहर जाकर रोने लगती है। ऋषि और आयानार ठेले के सामने चाय पी रहे थे और आयानार बताने लगता है कि उस वीडियो में मंगाई नहीं थी क्योंकि उस समय वो तो अपने घर पर ही थी। सत्या ऋषि को कॉल करता है और बताता है कि कैथरीन और एक ऑफिसर को आज शाम को रिपोर्ट करना था, लेकिन अब तक वो दोनों लौटे ही नहीं हैं। अब वो सभी लोग जंगल में जाकर ढूंढने लगते हैं और कुछ समय के बाद उन्हें दूसरी गार्ड नालिनी मिल जाती है जो कैथरीन के साथ गई थी। ऋषि को वहाँ पर कैथरीन का फोन मिलता है जिसमें नालिनी कैथरीन को कह रही होती है कि उसे ऋषि से प्यार हो गया है। दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते रहते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें भयानक आवाज सुनाई देने लगती है जिससे वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। नालिनी गिर जाती है और कोई चीज कैथरीन को खींच कर ले जाती है। इसके बाद ऋषि कैथरीन को जंगल में ढूंढने लगता है क्योंकि वो कैथरीन को अपनी गर्लफ्रेंड की तरह खो नहीं सकता था। कुछ समय के बाद वो उसे पेड़ में जाली के अंदर लिपटी हुई मिलती है। कैथरीन मिल गई थी और वो जिंदा भी थी। वो ऋषि को गले लगाकर चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। वो बहुत डरी हुई थी। अब सभी सोच रहे होते हैं कि मंगाई तो उनके कस्टडी में है, तो इन दोनों फॉरेस्ट ऑफिसर पर हमला कौन कर सकता है। डॉक्टर से चेकअप कराने के बाद ऋषि कैथरीन से बात करने जाता है और उसे कहता है थोड़ा सा रेस्ट कर लेने, लेकिन वो कहती है कि आंख बंद करने से भी मुझे डर लगता है। ऋषि उसे माफी मांगता है पहले चिल्लाने को लेकर। ऋषि उसे कहता है सब कुछ बताने के जंगल में क्या हुआ, तो कैथरीन कहने लगती है कि मैं पेड़ तक कैसे पहुंची मुझे याद ही नहीं है। फिर कनेर के फूलों की खुशबू से मेरी आंख खुली, आंख खुलते ही वो मेरे सामने थी और वो खुद को बहुत खुशनसीब मानती है कि वो जिंदा है। मगर ऋषि आत्माओं पर यकीन नहीं करता। वो कैथरीन से कहता है कि तुम अभी बहुत घबराई हुई हो इसलिए कुछ भी बोल रही हो, मगर कैथरीन कहती है मैं जानती हूँ कि आपको भी आत्माएं नजर आती हैं। आज सुबह आप झील के पास ऐसे देख रहे थे जैसे वहाँ कोई भूत हो। फिर ऋषि बताने लगता है कि कैसे वो वीजी से पहली बार मिला, जो उसके सीनियर ऑफिसर की बेटी थी। वो एक फोटोग्राफर थी और दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल रहे थे। दोनों की दोस्ती बहुत जल्द प्यार में बदल जाती है और दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है। दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि उन्हें आसपास कुछ नजर भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे ये प्यार खत्म होने लगा और वीजी को लगता था कि एक दिन ऋषि उसे छोड़कर चला जाएगा हमेशा के लिए। वो उसका मैसेज चेक करती थी ये सोच करके कि ऋषि का दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। वीजी हमेशा ऋषि को कॉल करते रहती थी और उनके बीच झगड़ा बढ़ते ही जा रहा था। फिर एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि वीजी ऋषि पर हाथ उठा देती है। ऋषि कहता है अब हम दोनों के बीच जो था खत्म हो गया, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन वो ऋषि को नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन ऋषि का प्यार पाने के लिए बीजी खुद को चोट पहुंचाती है, इसलिए ऋषि उसे आसानी से छोड़ भी नहीं सकता था। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर से झगड़ा शुरू हो गया और ऐसे ही एक दिन जब शूट आउट हो रहा था तो वहाँ वीजी पहुंच जाती है और उसे गोली लग जाती है जिससे उसकी वहीं मौत हो गई थी। ऋषि अपना बायां आंख खो देता है, मगर ऋषि रिकवर तो हो जाता है लेकिन वो अंदर से बिल्कुल टूट चुका था क्योंकि वीजी उसे छोड़कर चली गई और उसे हर जगह वीजी नजर आ रही थी। वो कैथरीन से कहता है कि हमारा दिमाग हमारे साथ खेलता है, ऐसी ऐसी चीजें दिखाता है जो सामने होता ही नहीं और ये किलर इसी का फायदा उठा रहा है। इसके बाद आधी रात में हम एक औरत को देखते हैं जिसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी बेटी तुलसी को ढूंढ रही थी। वो जैसे ही बाहर आती है देखती है कि उसकी बेटी वनराची के साथ खड़ी थी। ये देखकर उसकी माँ डर के मारे बेहोश हो जाती है। तुलसी के मम्मी पापा एक बहुत ही बड़े पंडित को अपने घर बुलाते हैं, जो कमरे के अंदर एक बहुत ही बड़ा सर्कल बनाते हैं और सामने तुलसी बैठी हुई थी जो कि वनराची के आत्मा के वश में है। और पंडित कुछ मंत्र पढ़ते हैं और बड़े ही भयानक तरीके से तुलसी सर्कल के अंदर आ जाती है और छटपटाने लगती है। कुछ समय के बाद वो बेहोश हो जाती है। तभी उनके घर पर कुछ गाँव वाले पहुंच गए थे जो कहते हैं कि वो यहाँ कुछ भी जादू टोना नहीं होने देंगे और वो तुलसी को भी इस गाँव में रहने नहीं देंगे। वो लोग जबरदस्ती अंदर आने लग जाते हैं, लेकिन तुलसी
सर्कल के अंदर थी ही नहीं, वो जरूर भाग गई है। आखिर में गांव वाले सभी तुलसी को पकड़ लेते हैं और गांव के मुखिया को इन्फॉर्म करते हैं। वो लोग एक खंबे से तुलसी को बांध देते हैं उसे मारने के लिए, क्योंकि अगर ये जिंदा रहेगी तो गांव वालों को खतरा होगा। लेकिन मुखिया सभी को समझाते हैं कि इस बेचारी लड़की की हालत देखो, इसके अंदर वनराची नहीं, ये दिमागी रूप से बीमार है। और वो सभी गांव वालों को यहाँ से जाने को बोलता है। हीरा चित्रा से मिलने आती है और वो चित्रा से माफी मांगती है कि उसे इस तरह से चित्रा को इग्नोर नहीं करना चाहिए था। वो रोते हुए कहने लगती है कि मैं हमेशा सोचती थी कि पता नहीं मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा कुछ होता क्यों नहीं है, और आज मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। और वो चित्रा से कहती है कि मैं हमेशा तुमसे फ्लर्ट करती थी, सच तो ये है कि मैं खुद यकीन नहीं कर पा रही थी कि मैं अलग हूँ। और वो चित्रा से माफी मांगती है। ये सुनकर चित्रा भी खुश हो गई थी। जब वो ऑफिस में काम करने आती है तो अयानार बार बार मुड़ मुड़ कर उसे देख रहा था कि चित्रा का मूड आज काफी अच्छा है और वो फोन पर लंबे समय से किसी से बात कर रही थी। अयानार उसे पूछता है कि अरे बता भी दे कि लड़का कौन है, लेकिन चित्रा कुछ नहीं बताती। तभी लैब से फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि इन मर्डर केसेस में मंगाई का कोई कनेक्शन है ही नहीं। मंगाई को छोड़ दिया गया था और मंगाई के मम्मी पापा भी आए थे पुलिस स्टेशन, लेकिन मंगाई उन्हें इग्नोर करते हुए चली जाती है। फिर सभी सोच रहे होते हैं कि बाला, रॉबर्ट, एकाम्बरम और रतिनाम, इन चारों में आखिर कनेक्शन क्या है। ऋषि कहता है कि हर मर्डर के पीछे कोई ना कोई इमोशन तो होता ही है, बदला, लालच, हवस या अहंकार। उन्हें लग रहा है कुछ तो है जो उनकी नजरों से छूट रहा है। फिर हम बाला की पत्नी को देखते हैं जिसे ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करने वाला एक आदमी मिलने आता है जिसमें बाला काम करता था, और वो कुछ कागज मांग रहा था जानने के लिए कि आखिर वो ट्रांसपोर्ट क्या करता था। लेकिन वो औरत उसे यहाँ से जाने को बोलती है। कुछ समय के बाद वो बाजार जाने के लिए निकलती है और जब वो सब्जी बाजार में होती है तो अयानार उसका पीछा कर रहा था और वो बाला की पत्नी को देखता है जो एक आदमी से बात कर रही थी। फिर वो जंगल में कुछ लोगों को देखता है मिट्टी खोदते हुए और उसे शक हो रहा था, इसलिए वो वीडियो बना लेता है। दूसरी तरफ सत्या और इरफान एक ट्रक को रोकते हैं चेक करने के लिए। ड्राइवर कह रहा होता है कि बस फल और सब्जियां ही हैं, लेकिन उन्हें एक बक्से के अंदर जानवरों के सींग मिल जाते हैं। इस टिप के लिए सत्या अयानार को थैंक यू कहता है। सत्या बताता है कि हमने उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो लोग मुंह ही नहीं खोल रहे थे। शिकार करने वाले बिजनेस में बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं। ऋषि इस लड़के से बात करता है जो बाला की पत्नी से मिल रहा था। ऋषि पूछता है कि वो औरत स्मगलिंग में शामिल है क्या बात कर रहे थे तुम दोनों। वो लड़का कहता है कि वो इस सब में शामिल नहीं है और वो बताता है कि बाला हाथियों के दांत, जानवरों के चमड़ी, ये सब ट्रांसफर किया करता था। एक दिन अचानक बाला ये सब काम छोड़ देता है, लेकिन ऊपर बैठे लोगों को ये पसंद नहीं आता, इसलिए एक दिन उसका एक्सीडेंट करवा दिया गया था। चित्रा को लगता है कि पोचर्स मतलब के शिकारी इन मर्डर्स के पीछे हैं और इसीलिए वो कहानी बना रहे थे कि ये सब कुछ वनराची कर रही है। ऋषि कैथरीन से मिलने जाता है देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं और काम की बातें करते हुए ऋषि कहता है कि 5 साल में जितने भी पोचिंग के केसेस सामने आए हैं उनकी लिस्ट चाहिए मुझे। रात के समय इरफान अपने नाइट शिफ्ट के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी उसे टिफिन देती है और उसके हाथ में ताबीज बांध देती है। कुछ समय के बाद इरफान सत्या के रेडियो पर कॉल करके उसे जंगल में बुलाता है। जब वो सभी ऑफिसर्स वहां पहुंचते हैं तो उन्हें इरफान की स्कूटी गिरी हुई मिलती है और वो लोग इरफान को ढूंढने लगते हैं। सत्या को इरफान का रेडियो मिल जाता है और वो काफी घबराया हुआ था। वो भागते हुए आगे बढ़ता है और उसे इरफान दिख जाता है जिसे लोमड़ी खाने वाले थे, लेकिन सत्या उन्हें भगा देता है। फिर वो इरफान को होश में लाता है और इरफान काफी डरा हुआ था, लेकिन तभी पीछे कोई आता है और सत्या गोली चला देता है। अब अगले दिन सत्या के पापा थेन कड़ू पहुंच जाते हैं और सभी लोगों से पूछ रहे होते हैं कि आखिर उसका बेटा और इरफान कहाँ गए, क्योंकि कल रात से सत्या और इरफान गायब थे। अब जंगल में खोज शुरू होती है। दूसरी तरफ इरफान की पत्नी और सत्या के पापा जाने से मना कर रहे थे और ऑफिस के बाहर ही बैठे हुए थे। कैथरीन अंदर जाकर ऋषि को बताती है कि अभी तक उन दोनों का कोई अता पता नहीं चला। वो रोने लगती है। ऋषि उसे बताता है कि हो सकता है वो लोग अभी भी जिंदा हो और शायद पोचर्स ने उन दोनों को किडनैप कर लिया है। चित्रा बताती है कि इन मर्डर्स के पीछे पोचर्स हो सकते हैं। ऋषि कैथरीन से पूछता है कि सत्या ने जो ट्रक वाला माल पकड़ा था तुम्हें पता है कि वो कहाँ लेकर गए थे। कैथरीन कहती है मुझे नहीं पता। फिर हम सत्या और इरफान को देखते हैं जिन्हें चेन से बांध के रखा गया था। उन्हें होश आता है और वहाँ पर वही शिकारी आ जाता है जो कहता है कि जो ट्रक तूने कब्जे में लिया है वो मेरा है। सत्या वो ट्रक कहाँ है बताने से मना करता है, इसलिए वो लोग सत्या को बहुत पीटते हैं और अयानार उसी लड़के को जेल से बाहर निकाल कर लाते हैं जिसको उन लोगों ने इलीगल
जंगल काम करते हुए पकड़ा था और वो उसे स्मगलर्स का फोटो दिखाते हैं और पूछते हैं कि क्या उसने इन लोगों को कहीं देखा है। तो वो लड़का कहता है कि इस बिजनेस में लोग हमेशा बदलते रहते हैं। ऋषि उसे पूछता है कि तू जो माल लेकर जा रहा था उसके बारे में तुझे किसने बताया था, नाम बता दे, तेरी फैमिली को प्रोटेक्शन मैं दूंगा। फिर सभी बाजार में उस आदमी को ढूंढने के लिए निकलते हैं और चित्रा हीरा को एक मैसेज भेजती है क्योंकि वो लोग कई दिन से नहीं मिले। अयनार देख रहा है कि चित्रा आज काफी दुखी है और चित्रा ने अपनी नस काटने की भी कोशिश की। वो उसे पूछता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है क्या, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मुझसे शेयर करो। चित्रा रोने लगती है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो एक फिरंगी औरत को एक बैग देता है और कहता है कि तुम्हें कोई नहीं पकड़ेगा, हर जगह हमारे लोग हैं। ऋषि और कैथरीन की नजर उस आदमी पर पड़ जाती है और वो लोग उसके पीछे जाते हैं, लेकिन आखिर में वो किसी बाइक में बैठकर वहां से भाग जाता है। ऋषि और इरफान को बहुत पीटा जाता है, तब भी वो लोग कुछ भी नहीं बताते। फिर वो दरवाजे के छेद से बाहर देखता है तो वो देखता है कि वो शिकारी एक टाइगर के बच्चे को लेकर आता है और उसे काट डालता है। ये देखकर सत्या जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम लोग इंसान हो या हैवान। दूसरी तरफ ऋषि और बाकी की टीम मिलकर उस स्मगलर को पकड़ लेते हैं जिसका वो लोग पीछा कर रहे थे। वो लोग रति नाम के भाई को पकड़ते हैं जो शहर छोड़कर भाग रहा था और कहता है कि वो इन सब स्मगलिंग में शामिल नहीं है। ऋषि उसे पूछता है, पूछताछ के समय तुम्हें किसी का फोन आ रहा था? जब वो नहीं बताता तो ऋषि उसका फोन ले लेता है और चित्रा से कहता है लोकेशन का पता करो। फिर वो लोग उन पोचर के लोकेशन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर में जो गार्ड खड़ा था वो गेट खोलने से मना करता है। कहता है कि अगर मैंने गेट खोल दिया तो मेरा मालिक मुझे काम से निकाल देगा। वो अपने मैनेजर को कॉल करता है लेकिन कोई कॉल नहीं उठाता। फिर तभी वहां पर नीली चिड़िया पहुंच जाती है और इसी को देखकर ऋषि को समझ आ जाता है कि सत्या यही है। वो लोग तुरंत अंदर जाते हैं और पुलिस और पोचर्स के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है, लेकिन आखिर में कुछ लोग मारे जाते हैं और जो शिकारियों का हेड होता है वो वहां से भाग निकलता है। आखिर में उन्हें अंदर सत्या और इरफान मिल जाते हैं, लेकिन इरफान मर चुका था जिसे देखकर सभी लोग बहुत इमोशनल हो गए थे। सत्या भी रोने लगता है क्योंकि इरफान उसके बड़े भाई जैसा था। वो लोग वापस ऑफिस आ जाते हैं और इरफान की खबर सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत रोने लगती है। अयनार से मिलने उसकी पत्नी यमुना आती है और उसे गले लगा लेती है। यमुना और अयनार के बीच अब सब कुछ ठीक हो चुका था और वो उसे मिलने के लिए भी जाता है। दूसरी तरफ चित्रा हीरा के लिए परेशान थी, लेकिन हम देखते हैं कि हीरा शादी के लिए तैयार हो रही थी। चित्रा उसे मिलने के लिए पहुंचती है और पूछती है कि अगर यही करना था तो मेरे दिल को क्यों तोड़ा, ये लोग तुम्हें फोर्स कर रहे हैं क्या? हीरा कहती है मेरे मॉम डैड को पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसलिए वो लोग चाहते हैं कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं। और हीरा बताने लगती है कि उनके गांव में ऐसे बहुत लोग हैं जो लेस्बियन हैं और गे हैं और उनके पेरेंट्स उन्हें कन्वर्ट करने के लिए कैंप भेज देते हैं जहां उन्हें टॉर्चर किया जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इसे बदला नहीं जा सकता और आखिर में वो लोग अपनी जान ले लेते हैं। ये लोग हमें जीने नहीं देंगे। चित्रा उसकी बात को समझती है क्योंकि हर दिन वो इसी को तो फेस कर रही है, इसलिए वो हीरा से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करते रहूंगी और वो वहां से चली जाती है। कैथरीन चर्च जाने के लिए तैयार होती है और ऋषि उसे देखते ही रह जाता है और वो ऋषि से पूछती है कि क्या आप भी चर्च चलिएगा, तो वो मान जाता है। दोनों चर्च जाते हैं और वहाँ कैथरीन उसे पूछती है क्या आपको अभी भी वीजी दिखाई दे रही है? ऋषि कहता है नहीं। कैथरीन बोलती है इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त सिर्फ हम दोनों हैं। फिर कुछ ऑफिसर्स थेनकड़ू पहुंच जाते हैं और ऋषि से जवाब मांगते हैं कि आखिर वो इस केस को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा। उन्हें लगा था कि ऋषि कैपेबल है, इसीलिए उसे इस केस को सौंपा गया, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। ऋषि अपने कंप्यूटर पर कुछ फोटोज को देख रहा था और उसे एक बकरे के ऊपर एक टैग लगा हुआ मिलता है। उसमें एक नंबर लिखा हुआ था जिसका इस्तेमाल करके वो फार्म तक पहुंच जाता है जहाँ सेल्वम काम करता था, जो ऋषि को बताता है कि यहाँ कई लोग आते हैं और भेड़, बकरी, खरगोश ये सब ले जाते हैं चारे के रूप में इस्तेमाल करने, ताकि फोटोग्राफर जंगली जानवर को अपने कैमरे में कैद कर पाएं। सारे फोटोग्राफर ऐसा ही करते हैं। फिर सेल्वम बताने लगता है कि रॉबर्ट ने उसे कहा था कि वो छोटे जानवर में नशे की दवाई मिला देता है ताकि जब जंगली जानवर उन्हें खाते हैं तो उनको भी नशा हो जाए और वो लोग भागे नहीं और फोटो खींचने में आसानी हो। वो कहने लगता है कि रॉबर्ट जंगल के खिलाफ पाप कर रहा था, इसलिए वनराची ने उसे मार डाला। उस रात जब ऋषि सो रहा था तो उसके घर के बाहर वही हरे रंग के कीड़े उड़ने लगते हैं और वो अपने घर के बाहर वनराची को देखता है। ऋषि वनराची का पीछा करते करते जंगल पहुंच जाता है और वो एक पेड़ के पास पहुंचता है जहां बहुत सारे कनेर के फूल थे और वहां से भयानक आवाज आ रही थी। तभी पेड़ के अंदर से वनराची बाहर निकलती है। ऋषि को लग रहा था ये उसका वहम है, लेकिन उसके बिल्कुल सामने वनराची आ जाती है और ऋषि बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने घर पर ही था और उसके आसपास कनेर के फूल बिखरे हुए थे।
अयानार और यमुना अपने लिए नया घर देखने के लिए जाते हैं और यमुना बहुत खुश थी, पर वो अयानार से पूछती है कि तुम सोच समझ के ये कर रहे हो ना। अयान सच में परिवार से अलग रहना चाहता था क्योंकि उसका परिवार तो यमुना को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अयानार कहने लगता है कि मैं उनकी बातों में बह गया था जब मुझे तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए था। चित्रा दिखाती है कि एकाम्बरम के सीक्रेट फोन से जो डिलीटेड मैसेज रिट्रीव हुए हैं उसमें ये देखा गया है कि वो अपने मैनेजर वसंती को मैसेज भेजता था और मैसेज में किसी न्यूज रिपोर्टर को पैसे खिलाने की बात लिखी हुई थी। वसंती सामने बैठी हुई थी और चित्रा कहती है कि मैं जाती हूँ उससे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि चित्रा और वसंती एक दूसरे से हंस हंस के बातें कर रहे थे, एक दूसरे से काफी करीब आ जाते हैं और ये देखकर अयानार अनकंफर्टेबल हो गया था, इसलिए चित्रा उसे मिलने के लिए जाती है और बता देती है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। लेकिन अयानार कहता है इसके आगे कुछ मत बोलना, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चित्रा उसे बताने लगती है कि मैं अब डर के नहीं जीऊंगी क्योंकि मैं यही हूँ, अब बहुत हो गया खुद को नुकसान पहुंचाना। अयानार अपने दोस्त से कहता है कि मैं तो एक कंजर्वेटिव फैमिली से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं इन बातों को नहीं समझता, लेकिन मैं तुझे समझने की कोशिश जरूर करूंगा क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। ऋषि से बात करने पर वो दोनों बताते हैं कि रॉबर्ट और एकाम्बरम का पोचर से कोई कनेक्शन नहीं है। एकाम्बरम नए रोड कंस्ट्रक्शन करवाने के लिए जंगल में कई पेड़ काटे, इसलिए 5 साल के अंदर ही कई जानवर और पक्षी जंगल में अपने घर को खो दिए और पहले ही वो पॉलिटिशियन और न्यूज रिपोर्टर को पैसे खिलाकर उसे अपने कंट्रोल में कर चुका था ताकि कोई उस पर उंगली ना उठा पाए। ऋषि कहने लगता है कि जितने भी लोगों का डेथ हुआ है सभी लोग किसी न किसी तरीके से जंगल को नुकसान पहुंचाने के लिए ही आए थे और वहां रहने वाले जानवरों को मारने। दूसरी तरफ हम उस शिकारी को देखते हैं जो जंगल में एक गुफा के अंदर छुप के बैठा हुआ था और उसे खाना देने के लिए उसका एक रिश्तेदार आता है और कह देता है कि सुबह होते ही एक आदमी तुम्हें लेने के लिए आएगा, तुम जल्दी वहां पहुंच जाना। सुबह में ऋषि सत्या से मिलने के लिए जाता है और सत्या के चेहरे से स्वेलिंग काफी कम हो गया था और वो ऋषि से पूछता है क्या तुम ठीक हो। इस पर ऋषि जवाब देता है कि लंबे समय से किसी ने मेरे से ये सवाल नहीं पूछा। दोनों को कॉल आता है और वो लोग जल्दी जल्दी जंगल पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो जो पोचर का हेड था उसका नाम शेखर है, उसकी भी मौत हो गई बिल्कुल उसी तरीके से। वहां पर बूढ़ा आदमी भी था जो पिछले रात शेखर के लिए खाना लेकर आया था। वो ऋषि को बताता है कि वो मेरा बड़ा भतीजा था। वो लोग उस गुफा के अंदर जाते हैं जहां शेखर रात भर छुपा हुआ था और सत्या बताता है कि इस गुफा को एक्सप्लोर नहीं किया गया और हमें मैप के सहारे अंदर जाना चाहिए, ऐसे ही नहीं। लेकिन वो लोग अंदर जाते हैं और चित्रा बहुत डरी हुई थी क्योंकि वो गुफा के अंदर पहले कभी नहीं गई। आखिर में सत्या, ऋषि, अयानार और चित्रा चारों अंदर चले जाते हैं और वहां पर उन्हें क्राइम सीन मिल जाता है जहाँ शेखर को मारा गया होगा और वहाँ अलग अलग तरह के फुटप्रिंट मिलते हैं। एक छेद से बहुत सारे चमगादड़ बाहर आ जाते हैं जिससे सभी डर गए थे। वो लोग आगे बढ़ते हैं तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए 2 रास्ते मिलते हैं। इसके बाद ऋषि और चित्रा राइट वाले टनल में जाते हैं और सत्या और अयानार लेफ्ट वाले में। सत्या और अयानार को रास्ता ब्लॉक मिलता है, ये गुफा का रास्ता शायद यहीं तक था। तभी दीवार पर उन्हें एक छेद नजर आता है जहाँ पर उन्हें वही हरे रंग के कीड़े नजर आते हैं। दूसरी तरफ ऋषि को गुफा के अंदर कुछ ड्रॉइंग्स बने हुए मिलते हैं। चित्रा वहाँ पर उन कबीले के मरे हुए लोगों को हलुसिनेट करने लगती है जिससे वो बहुत डर गई थी और वो ऋषि से कहती है कि वो हमें मार डालेंगे। वो ऋषि को धक्का देकर चली जाती है जिससे ऋषि सामने के एक गड्ढे में गिर जाता है। ये वही गड्ढा है जो शुरुआत में दिखाया गया था जिसमें लोग कूद कर अपनी जान दे देते हैं। वहाँ ऋषि को मरे हुए लोगों के कंकाल देखने को मिलते हैं और इसके बाद वो चारों उस आदमी से बात करते हैं जो 20 साल पहले थेनकुड़ू में सीओफओ था। वो बताने लगता है कि सरकार के तरफ से कबीले के लोगों को दूसरे जगह शिफ्ट कराने का स्कीम निकाला गया था, लेकिन कानागर नाम के कबीले वो अपनी जगह से हटने से मना कर देते हैं। ऊपर से बहुत प्रेशर था, इसीलिए ये ऑफिसर बहुत बार ट्राई करने के लिए उस गांव में जाते थे, लेकिन कानागर कबीले वाले गुस्सा हो गए और उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। एक दिन एक अजीब पूजा करने के बाद उन सभी ने खुद को मार डाला। किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ वो लोग कर लेंगे। कुछ दिन तक उस गांव में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, इसीलिए ऑफिसर जब चेक करने के लिए जाते हैं तो बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सभी लोगों की बॉडीज जल चुकी थी और कोई भी उस कंकाल को वहां से हटाने के लिए तैयार नहीं था। और जो भी अंदर जाता था सब यही कहते थे कि हमें उन कबीले वाले लोगों के भूत दिख रहे हैं, जो चित्रा को भी नजर आ रहा था। फिर वो तीनों जाकर मिलते हैं गाँव के मुखिया से जो कानागर ट्राइब के विरोध में शामिल थे। मुखिया कहता है कि तुम्हें उन कबीले के बारे में जानने की जरूरत है। वो लोग बहुत दयालु थे, जंगल से प्यार करते थे, इसीलिए वो जंगल में ऐसे रहते थे जैसे कि कोई दूसरे जीव रहते हों। वो पेड़ों की देखभाल करते थे अपने बच्चों की तरह। जंगली जानवरों का शिकार खेल के लिए नहीं करते थे। वो कहते हैं कि जब वो लोग यहाँ से निकलने के लिए मना कर चुके थे तो उन कबीले वाले लोगों के ऊपर पोचिंग, स्मगलिंग और कई सारे गैर कानूनी काम का इल्जाम लगा दिया गया। ये सब सुनकर मैं कैसे चुप बैठा रहता।
लेकिन आग में कूद जाने के बाद उन्हें मिला क्या? मुखिया कहता है कि इस जंगल में माइनिंग स्टार्ट होने वाला था क्योंकि यहाँ बहुत कोयला दफन है। अगर हम लोगों ने आवाज नहीं उठाया होता तो सरकार पूरा जंगल साफ कर चुके होते। मुखिया का मानना है कि माइनिंग को रोकने के लिए और जंगल को बचाने के लिए ही उन लोगों ने अपनी जान दी ताकि लोग डर के मारे यहाँ ना आए। फिर ऋषि, चित्रा और आयानार आपस में बात कर रहे होते हैं और चित्रा अभी भी सदमे में थी। ऋषि उसे समझा देता है कि गुफा में तुमने एक व्हाइट पाउडर इनहेल कर लिया था, इसलिए तुम्हें भ्रम हो रहे थे। आयानार बताता है कि वो ऐसे केस को स्टडी कर रहा था जिसमें कई लोग एक साथ अपनी जान दे देते हैं और ये सभी लोग कोई आध्यात्मिक कारण के वजह से ऐसा करते हैं और उन लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि वनराची इस दुनिया में आ सके। फिर हम उस ड्रामा प्ले को देखते हैं जिसमें मंगाई वनराची बनती है। ऋषि जाता है कैथरीन से मिलने के लिए जिसका जन्मदिन था और वो अपना जन्मदिन अनाथालय में बच्चों के साथ मनाती है जहाँ वो पली बड़ी थी। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बच्चे कॉन्फेटी फोड़ देते हैं जो थोड़ा बहुत ऋषि के आंख में भी चला जाता है। इसलिए वो बच्चों को अपना आंख निकाल कर दिखाता है और बच्चे कहते हैं कि हमें डर नहीं लग रहा बल्कि ये तो काफी कूल है। वहाँ कैथरीन ऋषि को अपने मदर की तस्वीर दिखाती है, कहती है कि वो इन्हें ही अपनी माँ जैसी मानती है और ये सभी बच्चों से बहुत प्यार करती है। लेकिन अभी मदर की हालत काफी खराब है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। जब दोनों घर जाते हैं तो कैथरीन ऋषि से अपनी दिल की बात कह देती है कि वो ऋषि को पसंद करने लगी है और ऐसा महसूस उसने पहले कभी नहीं किया, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन उसे लगता है कि ऋषि उसे पसंद नहीं करता, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन ऋषि उसे कहता है कि तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला। वीजी के जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मैं अंदर से मर चुका हूँ। मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर कभी किसी से प्यार कर पाऊंगा। कैथरीन ऋषि के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और वो एक दूसरे को किस करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर लाइट फ्लिकर करने लगती है और ऋषि को घर के अंदर अपने चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर की लाश मिलती है जो भी जाली में लिपटी हुई थी। अब हम सत्या को देखते हैं जो कबीले वाले लोगों के सामने था, जो उसे कुछ खिलाते हैं और तभी गड्ढे के बाहर वनराजी पहुंच जाती है। लेकिन ये तो बस उसका सपना था। सत्या जब ऑफिस पहुंचता है तो देखता है कि कल रात उनकी चीफ फॉरेस्ट ऑफिसर मल्लिका मैडम की मौत हो चुकी है। ऋषि को उसी बूढ़े एक्सपर्ट का कॉल आता है जो बता रहा होता है कि उसने कीड़ों के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया है और उसे ये पता चला है कि ये कीड़े कुछ फेरोमोन सीक्रेट करते हैं। ऐसा ही फेरोमोन एक पेड़ भी सीक्रेट करता है जिसे ये कीड़े अट्रैक्ट होते हैं, जिससे ये सारे कीड़े तेजी से जाली बनाने लगते हैं। ऋषि इसके बाद उस गुफा में जाता है और वहां पहुंचता है जहां वो कीड़े रह रहे थे। लेकिन तभी ऋषि के सामने वीजी आ जाती है जो उसका भ्रम था। ऋषि उसे कहने लगता है कि तुम्हें उस दिन वहां नहीं आना चाहिए था, अगर नहीं आती तो तुम जिंदा होती। वो बताने लगता है कि मैंने तुमसे हमेशा प्यार किया है, भले ही हमारे बीच कितना भी झगड़ा होता हो, लेकिन मुझे अब तुम्हें जाने देना होगा। इसके बाद वीजी वहां से चली जाती है। ऋषि उस गुफा से ऊपर चढ़कर बाहर निकलता है तो वो उसी पेड़ के अंदर से बाहर आता है जहां से शुरुआत में हमने वनराची को आते हुए देखा था। सामने पीले कनेर के फूल पड़े हुए थे और फिर आयानार यमुना को लेकर ऑफिस पहुंच जाता है क्योंकि ऋषि ने यमुना को ऑफिस आने के लिए बोला है क्योंकि वो एक डॉक्टर है। इसलिए ऋषि यमुना को गुफा में बने ड्राइंग्स की तस्वीर दिखाता है और उसे पूछता है कि इसमें जो पौधे के ड्राइंग्स हैं ये कौन सा पौधा है, कोई जड़ी बूटी है क्या? यमुना काफी एक्साइटेड होकर बताने लगती है कि ये सारे जड़ी बूटी तो बहुत रेयर हैं, ये जंगलों में कहाँ मिलता है, इनका एग्जैक्ट लोकेशन ये सब कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर बाहर के लोग पौधों को ढूंढ भी लेते हैं तो जहरीले सांप इन पौधों की रक्षा करते हैं। और उसमें कुछ और भी लिखा हुआ था जिस पर यमुना कहती है हो सकती है जड़ी बूटी से दवाई बनाने का फॉर्मूला लिखा हो। वो समझ जाता है कि जो भी है वो इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके जहर बनाता है, लोगों को पैरालाइज करने के लिए और उन्हें कार्डियक अरेस्ट देकर मार देता है। और जिस पेड़ के नीचे वो कीड़े रहते हैं उसी पेड़ के फेरोमोन वो लोग मतलब कि जो किलर हैं वो डेड बॉडी के ऊपर स्प्रे कर देते हैं जिससे वो कीड़े उस डेड बॉडी के ऊपर जाली बना देते हैं। चित्रा बताती है कि शायद इसीलिए ये सब कुछ टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट में नहीं आया क्योंकि ये सारी जड़ी बूटियां अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं। आयनार पूछता है तो फिर इस भाषा को कैसे समझे क्योंकि ये तो कानागर का लिखा हुआ भाषा है। ऋषि कहता है कि बिना कोई कानागर के ये कोई नहीं कर सकता, लेकिन कानागर कबीले के तो सब कोई मर चुके हैं, पर हो सकता है कोई जिंदा हो। वो कहता है जहाँ लोग कूद कर अपनी जान दिए थे वहां से पेड़ के जड़ तक जाने का एक पतला रास्ता था। हो सकता है जब लोगों ने अपनी जान दी होगी तो कुछ लोग वहां से भाग निकले होंगे। वहां कोई वनराची नहीं है, जो वहां से भाग निकले वही खून कर रहे हैं। फिर जंगल में हम खदान में काम कर रहे कुछ लोगों को देखते हैं, वो लोग भी आपस में वनराची के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे होते हैं कि हम जो खुदाई कर रहे हैं ये
गुफा भी वनराची के गुफा से कनेक्टेड है। तभी वहां पर लाइट फ्लिकर होने लगती है और एक सिक्योरिटी गार्ड को पेड़ पर वनराची दिखाई देती है। वनराची खदान के अंदर भी आ जाती है और सभी लोग ये देखकर भागने लगते हैं। फिर पूरा खदान ढह जाता है और अंदर मजदूर फंस जाते हैं। इंस्पेक्टर ऋषि वहां पहुंच गया था और ये देखकर कहने लगता है कि हमें इन लोगों को बाहर निकालना होगा। ऋषि जैसे ही आगे बढ़ता है वनराची उसके पास आ जाती है, लेकिन तभी कोई सामने आकर उसके आंख पर स्प्रे कर देता है जिससे वो छटपटाने लगता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि जंगल में जो कुछ भी हो रहा था उस सब के पीछे कैथरीन, सत्या शामिल थे, क्योंकि ऐसे किसी को होना जरूरी था जो अंदर का आदमी हो, जो इन्वेस्टिगेशन को भटका सके और एविडेंस को मिटा भी सके। और यहाँ ये भी देखते हैं कि सत्या कानगर कबीले का हुआ करता था और वो आग में नहीं कूदा था। जैसे वो गुफा से बाहर निकलने वाला था और भी 4 बच्चे आ जाते हैं जिन्होंने अपनी जान नहीं दी थी, और उन बच्चों में कैथरीन, मंगाई, अब्दुल की गर्लफ्रेंड और रति नाम का भाई शामिल था। ये सब सच जानने के बाद हम देखते हैं कि ऋषि पहले ही समझ गया था कि खूनी कौन हो सकता है। उसे पहले से ही अब्दुल पे शक था और वो अब्दुल का पीछा भी कर रहा था, और वो अब्दुल को अपनी दादी से झगड़ते हुए देख लेता है और उसकी दादी उसे कह रही थी कि अब्दुल तो उनका अपना है ही नहीं, तो अपनी वो जायदाद अब्दुल को क्यों देगी। इसके बाद अब्दुल एक पार्सल मंगाई को दे देता है और यमुना कहती है कि हो सकता है कि उस पार्सल में जड़ी बूटी होगी। मंगाई ही असली में वनराची है और अपने एक्टिंग को वो ज्यादा रियल बनाने के लिए उसने ड्रामा ज्वाइन कर लिया। जब वो मंगाई के पिता मुखिया से मिलने के लिए गया था तो वहां पर भी फोटो में 5 साल से छोटी मंगाई का कोई तस्वीर था ही नहीं, मतलब कि मंगाई एडॉप्टेड थी। फिर हम सब कुछ देखते हैं कि कैसे सत्या, अब्दुल, कैथरीन प्लान करके लोगों में ये भ्रम पैदा करते हैं कि वनराची असली में है। जब सारे बच्चे गुफा से निकल कर आ गए थे तो उनकी मदद करने वाला मुखिया ही था और मुखिया ने मदर को भी इस बात को राज रखने के लिए मना लिया। इसके बाद वो 5 बच्चे अनाथालय में रहने लगे। एक दिन मुखिया और उसकी पत्नी मंगाई को अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर एक दिन अब्दुल और बाकी लोग भी अडॉप्ट हो जाते हैं और सिर्फ कैथरीन रह जाती है। एक दिन देखते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर, इरफान और एक ऑफिसर की एक्सीडेंट हो जाती है। ये देखकर दौड़ते हुए सत्या वहां पहुंच जाता है जड़ी बूटी लेकर, जो वो घायल फॉरेस्ट ऑफिसर को पिलाने लगता है। इरफान को उस लड़के में काबिलियत दिखती है, इसीलिए सत्या को भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करने का मौका मिल गया। अब कैथरीन अकेले रह गई थी और उसका साथ देने के लिए बस उसके साथ उसकी मदर ही थी। अब मदर भी ठीक हो चुकी थी और ऋषि उसे मिलने के लिए जाता है और वहाँ ऋषि चाय देखता है जो मदर बताती है कि कैथरीन ने ये बनाया है। वो बहुत अच्छा हर्बल टी बनाती है। मन बिल्कुल शांत हो जाता है और ऐसा ही हर्बल टी कैथरीन ऋषि को पिलाया करती थी और इस हर्बल टी के वजह से ही ऋषि को वीजी देखना बंद हो गई। सब कुछ समझ जाने के बाद ऋषि उन दोनों से पूछता है कि तुम लोग उन लोगों की जान क्यों ले रहे थे। सत्या कहने लगता है क्योंकि वो लोग डिजर्व करते थे। ऋषि पूछता है संगीता और उसके बच्चे का क्या, वो लोग क्यों मारे गए। सत्या कहता है अब उसकी बदकिस्मती थी, हम तो सिर्फ उसे डराना चाहते थे ताकि वो लोग गाँव वालों को बता सके कि वनराची सच में है। हम तो सही तरीके से जंगल को बचाना चाहते थे, लेकिन पता है ना क्या हुआ, इसलिए हम लोगों ने अपना तरीका निकाला। 4 साल पहले हम सत्या को ओटापालम में देखते हैं, जहाँ पहले वो फॉरेस्ट रेंजर का काम किया करता था। अब वो अपने घर आता है तो उससे मिलने के लिए इरफान आया हुआ था और घर पर इरफान सत्या के पापा से बात कर रहा था। बताता है कि डीएफओ की मौत रहस्यमय तरीके से हो गई। वो काफी ईमानदार ऑफिसर थे और अब उसकी जगह मल्लिका है जो रिश्वत लेती है और उसी के वजह से जंगल में होने वाला रोड कंस्ट्रक्शन सैंक्शन हुआ है। हजारों पेड़ काटे गए हैं, कितने जानवर मारे गए हैं। ये सब कुछ सुनकर सत्या उसे काफी बुरा लग रहा था। अब अपने गांव मतलब के थेनकाडू को बचाने का सवाल था, इसलिए सत्या अपने गांव पहुंच जाता है और कैथरीन से मिलता है। फिर सभी लोग एकजुट हो जाते हैं जो भी कानगर कबीले से बिलोंग करते थे। उसके बाद वो लोग वनराची वाला ड्रामा शुरू करते हैं और उन सभी को मारने लगते हैं जो किसी भी तरीके से जंगल और उसमें रहने वाले जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऋषि पहुंच जाता है स्टोरेज तक जहाँ पर अब्दुल और बाकी लोग अपना सामान रखते थे। वहाँ पर उन्हें सिलेंडर में पॉइजन मिलता है जो कि बहुत ज्यादा था और उन्हें समझ आ जाता है कि वो लोग कुछ तो बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं। ऋषि को समझ आ गया था कि वो लोग खदान में फंसे लोगों को मारने वाले हैं, इसलिए यहाँ ऋषि सत्या को समझाने लगता है कि ये लोग तो बेगुनाह हैं, इन्हें क्यों मार रहे हो। लेकिन वो ऋषि की बात नहीं सुनता। वो ऋषि को पैरालाइज कर चुके थे, इसीलिए वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और कैथरीन ऋषि के ऊपर फेरोमोन स्प्रे कर देती है ताकि वो कीड़े ऋषि के ऊपर जाली बना दें। लेकिन हम देखते हैं कि जब वो लोग स्टोरेज में थे, यमुना कह रही होती है कि अगर इनके पास पॉइजन है तो उसका एंटीडोट भी यहीं होगा और उसे एक बॉक्स के अंदर एंटीडोट मिल जाता है। यमुना बताती है कि एक तरह का एड्रेनलिन शॉट है जिसके वजह से बंद पड़ा हार्ट को भी दोबारा से शुरू किया जा सकता है। यमुना उन तीनों को रोक तो नहीं सकती जंगल जाने से, इसीलिए वो तीनों से कहती
बोलती है एंटीडोट खा लेने। इसी वजह से ऋषि खुद को उस जाली से निकाल लेता है और सत्या और बाकियों को रोकने के लिए आ जाता है। इसके बाद उन सभी के बीच लड़ाई हो जाती है और आखिर में सत्या के पेट के अंदर एक पाइप घुस जाता है जिससे वो वहीं मर जाता है। फिर एक रेस्क्यू टीम आकर खदान में काम करने वाले लोगों को बाहर निकालती है और उन लोगों से मिलने के लिए उनके परिवार वाले पहुंच जाते हैं। ऋषि बाहर आकर कैथरीन को देखता है और उसे और उसके बाकी साथियों को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही थी। अब सब कुछ खत्म हो चुका था, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हो चुका था। ऋषि अपने टीम को बता रहा होता है कि बाला की मौत 5 साल पहले हुई थी, लेकिन सत्या का ट्रांसफर तो यहाँ 4 साल पहले हुआ था। मतलब कि इन लोगों ने बाला को नहीं मारा। चित्रा कह रही होती है हो सकता है उसका सही में कोई एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन लोग डर के मारे वनराची की कहानी बनाने लगे और इसी का इस्तेमाल सत्या और बाकी लोगों ने किया अपने प्लान को अंजाम देने के लिए। आयानार जो शुरू से मानता है कि वनराची होते हैं, वो कहने लगता है कि बाला ने ही कहा था कि उसके पीछे जंगल की आत्मा पड़ी हुई है। अब जब सत्या था ही नहीं उस समय, तो ऐसा होना तो इम्पॉसिबल था। या सही में वनराची होती है। चित्रा उसे कहती है बस भी करो, मैं थक गई हूँ इन कहानियों से। जैसे ही वो लोग जाने लगते हैं, ऋषि याद करता है उस समय को जब उसका सामना वनराची से हुआ था। उसके सामने वो आ गई थी, लेकिन फिर भी ऋषि इसका जिक्र अपने साथियों से नहीं करता। वो लोग वहां से चले जाते हैं और इस सब का मतलब ये हुआ कि असली में वनराची है और वो उसी गुफा में रहती है जहाँ उसकी मूर्ति है। और जो कोई भी जंगल के ऊपर अपनी बुरी नजर डालेगा, अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और इसी के साथ 2024 में रिलीज हुई इंस्पेक्टर ऋषि सीजन 1 यहीं पर एंड होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।